Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम चर्चा करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में। एक्सरसाइज 4.2 का कॉन्सेप्ट है क्लास 12 के लिए। जैसे आप देख रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड देन इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। इसका मतलब हुआ कि यदि पंक्तियों और स्तंभों को आपस में बदल दें तो सारणी का मान नहीं बदलता है। यदि कोई डिटर्मिनेंट दिया गया है, उस डिटर्मिनेंट के पंक्तियों को और स्तंभों को आपस में अदल बदल दें तो भी डिटर्मिनेंट का मान नहीं बदलता है। यदि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए डैश का डिटर्मिनेंट, यानी ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू और ए डैश का डिटर्मिनेंट वैल्यू। ए डैश का मतलब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, और इसी बात को हम और करके लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश, है ना। अब आइए इस पे एक शानदार एग्जांपल लेते हैं और इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। जैसे यहाँ पे कोई एग्जांपल हम लेंगे। यदि कोई डिटर्मिनेंट दिया गया जैसे 1, 4, 2 और यहाँ पे 3 दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन हम लोग को निकालना है। तो क्या हो जाएगा, इसको जब सोल्व कीजिएगा तो आप कहीं एक ही जगह से ना सोल्व कीजिएगा। ये है R1, आइए हम इसको R1 से हम सोल्व करते हैं, फर्स्ट रो के माध्यम से सोल्व करते हैं। क्या हो जाएगा 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 4, 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 4, ये हो जाएगा 3 माइनस 8, इसका रिजल्ट हो गया -5। ये डिटर्मिनेंट का रिजल्ट रहा। अब आइए इसको हम चेंज करते हैं del 1 में। क्या करते हैं कि R1 को बदल लेते हैं C1 में और R2 को बदलते हैं C2 में। ठीक है, क्या हो जाएगा R1 बदल जाएगा C1 में, R1 बदल रहा है C1 में, और R2 कहाँ बदल रहा है C2 में। देख लीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, ये 1, 4, सेकेंड रो जो है ये सेकेंड कॉलम हो जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। सॉल्व कीजिएगा, देखिए क्या आ रहा है। इसको भी हम कहीं एक ही जगह से हल करेंगे। ये है R1, आइए R1 के माध्यम से हल करते हैं। इसको लिख देंगे एक्सपेंडिंग अलोंग R1, हो जाएगा 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 4, कितना हो जाएगा 3 माइनस 8 इज इक्वल टू -5। तो आप देख रहे हैं कि डेल का रिजल्ट भी -5 आया था और del 1 का भी रिजल्ट -5 आया है, यानी दोनों ही डिटर्मिनेंट आपस में बराबर है। हेंस डेल बराबर del 1 प्रूव्ड। तो इस प्रॉपर्टीज में आप क्या सीखें कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के रो और कॉलम के एलिमेंट्स को परस्पर आपस में अदल बदल दें तो उस डिटर्मिनेंट का मान नहीं बदलता है। अब आइए प्रॉपर्टीज नंबर 2 पर। इफ एनी टू रोज या कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज। कहने का मतलब यह है कि यदि कोई पंक्ति और स्तंभ को आपस में बदलते हैं तो सारणी का मान नहीं, चिन्ह बदल जाता है। यानी कोई डिटर्मिनेंट दिया गया है और उस डिटर्मिनेंट में किसी भी दो रो अथवा दो कॉलम के एलिमेंट्स को परस्पर आपस में अदल बदल दिया जाए तो डिटर्मिनेंट का मान नहीं बदलता है, उसका चिन्ह बदल जाता है। आइए एक एग्जांपल लेकर इसको देखते हैं। जैसे कोई डिटर्मिनेंट लेते हैं, जैसे 1, 2 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 10 दिया गया है ना। अब आइए इसको सोल्व करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, आइए इसको हम समझेंगे कि ये R1 है। इसको एक्सपेंड कर रहे हैं हम R1 से, तो हो जाएगा 1 इंटू 10 माइनस 2 इंटू 4, कितना रिजल्ट होगा ये 1 इंटू 10 यानी 10 माइनस 2 इंटू 4 यानी 8। सोल्व करेंगे, इसका रिजल्ट आया 2। अब ध्यान दीजिए, इस डिटर्मिनेंट में क्या करेंगे
कि R1 को ले जाएंगे R2 के पास और R2 को ले जाएंगे R1 के पास। ठीक है, अब देखिए डेल 1 में जैसे 4 10 फर्स्ट रो में चला जाएगा और 1 और 2 सेकेंड रो में चला गया। R1 को लेके चले गए हैं R2 के पास और R2 को भी लेके चले गए हैं R1 के पास। ठीक है, अब इसको सोल्व कीजिए। 4 इंटू 2 माइनस 10 इंटू 1 क्या हो जाएगा, ये 8 माइनस 10 सोल्व करने पर इसका रिजल्ट है -2। तो आप इसमें देख रहे हैं कि इस डिटर्मिनेंट का रिजल्ट 2 आया है और इस डिटर्मिनेंट का रिजल्ट -2 आया है। तो दोनों में अंतर क्या है, तो इस डिटर्मिनेंट के किसी दो रो को अथवा दो कॉलम के एलिमेंट्स को अदल बदल दिया गया है। R1 को बदल दिए R2 के पास और R2 को R1 के पास लिख दिए, है ना। तो इससे डिटर्मिनेंट का चिन्ह बदल गया है ना। तो हम देख रहे हैं कि डेल 1 बराबर माइनस, और ये 2 जो आप देख रहे हैं 2 किसका है, डेल्टा का है, यानी डेल 1 बराबर माइनस डेल। यही थ्योरम में हम लोग को प्रूव करना था, लिख देंगे हैंस प्रूव। तो आप यही सीखे कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के किसी भी दो रो अथवा किसी भी दो कॉलम के एलिमेंट्स को परस्पर आपस में अदल बदल दें तो उस डिटर्मिनेंट का मान नहीं बदलता है, उसका साइन बदलता है। अब आइए प्रॉपर्टीज नंबर 3 पे। ए डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सपेंडेड अलोंग एनी रो या एनी कॉलम्स, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट नो चेंज। अर्थात सारणी को किसी भी पंक्ति या स्तंभ से विस्तार कर दिया जाए तो सारणी का मान नहीं बदलता है। यदि कोई डिटर्मिनेंट दिया गया है और उस डिटर्मिनेंट को किसी भी रो यानी R1 से या R2 से या R3 से या C1 C2 C3 कहीं से भी हल कर दिया जाए तो उस डिटर्मिनेंट का मान नहीं बदलता है। आइए इस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कोई डिटर्मिनेंट दिया गया है, जैसे मान लिया 1 2 3 0 1 5 और 1 0 5, है ना, ऐसे दिया गया है। अब आइए इसको हम एक्सपेंड करते हैं किसी एक रो से। इसको हम लोग समझते हैं कि ये R1 है, फर्स्ट रो है, इसी रो से इसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं। लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग R1, R1 की तरफ से विस्तार करने पर क्या हो जाएगा 1 इंटू ये 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में, इसको मिटाएंगे, बच जाएगा 1505 1505 प्लस के बाद आता है -2 इंटू ये 2 जिस रो में है और जिस कॉलम में, इसको हम लोग मिटा देंगे। क्या बचेगा 0515 0515 प्लस माइनस प्लस 3 इंटू, जैसे ही इस रो और इस कॉलम वाले एलिमेंट्स को मिटाएंगे एक सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट मिल रहा है 0110। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। हो जाएगा 1 इंटू ये 5 माइनस 0 माइनस 2 इंटू ये हो जाएगा 0 माइनस 5 प्लस 3 इंटू 0 इंटू 0 का मतलब 0 माइनस 1 इंटू 1 का मतलब 1। सॉल्व कीजिए 1 इंटू 5 माइनस 2 इंटू -5 प्लस 3 इंटू -1, ये हो जाएगा 5 प्लस 10 माइनस 3, 15 माइनस 3 यानी 15 में से 3 जाएगा तो 12 आएगा। तो इस डिटर्मिनेंट का हम सॉल्यूशन निकाल लिए। अब हम इसी डिटर्मिनेंट को किसी दूसरे रो से या दूसरे कॉलम से हल करेंगे। आइए लिख देते हैं डेल 1 बराबर नाउ डेल 1 बराबर हो जाएगा जैसे 1 2 3 0 1 5 1 0 और ये 5। अब आइए इस डिटर्मिनेंट को हम लोग C1 के माध्यम से हल करते हैं। फर्स्ट कॉलम से हल करके देखते हैं कि इसका मान क्या आ रहा है।
तो देख लीजिए, इसको तो हम समझ रहे हैं C1 है, फर्स्ट कॉलम है, लिख देंगे एक्सपेंडिंग अलोंग C1, अर्थात फर्स्ट कॉलम से विस्तार करने पर हो जाएगा 1 इंटू ये 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में है इसको हम लोग मिटा देंगे, क्या बचेगा 1505, 1505 प्लस के बाद साइन आता है माइनस का, तो ये तो रिजल्ट 0 है, तो इसका पूरा रिजल्ट 0 हो जाएगा, इसमें लिखने की कुछ आवश्यकता नहीं है। प्लस माइनस प्लस 1 इंटू ये 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में है इसको हम लोग मिटा देंगे, आएगा 2315, 2315। आइए इसको सोल्व करते हैं, हो जाएगा 1 इंटू 5 यानी 5 माइनस 0 इंटू 5 का मतलब 0, ये तो 0 ही रह जाएगा, प्लस 1 इंटू 2 इंटू 5 का मतलब 10 माइनस 1 इंटू 3 का मतलब 3, ये सीधे हो जाएगा 5, ये 0 प्लस ये 7। सॉल्व करने पर इसका रिजल्ट आ रहा है 12, यानी डेल 1 का जो रिजल्ट आया है वो भी 12 आया और डेल का जो रिजल्ट आया था यहाँ पे वो भी 12 आया, यानी डेल 1 और डेल या डेल और डेल 1 दोनों आपस में क्या है, बराबर है, डेल बराबर डेल 1, हेंस प्रूव्ड। तो इस प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या सीखे कि यदि किसी डिटर्मिनेंट को हम लोग किसी भी रो से अथवा किसी भी कॉलम से विस्तार कर दें तो उस डिटर्मिनेंट का मान नहीं बदलता है। अब आइए प्रॉपर्टीज नंबर 4, इफ एनी टू रोज या कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0, अर्थात यदि कोई पंक्ति या स्तंभ समान हो तो सारणी का मान 0 हो जाता है। यदि कोई डिटर्मिनेंट दिया गया है और उस डिटर्मिनेंट के कोई भी 2 रो अथवा 2 कॉलम का एलिमेंट्स समान हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाता है। आइए एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। जैसे कोई डिटर्मिनेंट दिया गया है, यहाँ पे 2, 4 और यहाँ पे दे दिया गया है 2 और 4, देख लीजिए। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस डिटर्मिनेंट में पहले रो में जो एलिमेंट्स हैं वही एलिमेंट्स दूसरे रो में भी है। पहले रो में क्या है, तो पहले रो में हम लोग देख रहे हैं 2 और 4 है और दूसरे रो में क्या है, तो 2 और 4 है। तो इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा इसका 0 हो जाएगा। आइए बनाकर देखते हैं, इसको बना के देखते हैं तो कितना होगा 2 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 4, अर्थात 8 माइनस 8 यानी 0। आप इसको सीधे लिख सकते थे, इतना कैलकुलेशन न करके सीधे आप लिखते डेल बराबर 0 सिंस C1 एंड R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल। पहला रो और दूसरा रो का जो एलिमेंट्स है दोनों ही आपस में आइडेंटिकल है, सेम है, इसलिए इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर हुआ है ना। R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट रो और थर्ड रो का जो एलिमेंट्स है ये दोनों ही आपस में आइडेंटिकल है, इसलिए इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। सीधे लिख देंगे डेल बराबर 0। क्यों? क्योंकि इसमें R1 और R3 दोनों ही आइडेंटिकल है। लिख देंगे हेंस R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। पहला रो और तीसरा रो दोनों ही आपस में आइडेंटिकल है, इसलिए इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर हो गया। अब आइए प्रॉपर्टीज नंबर 5 पे हम लोग आते हैं। इफ एनी टू रोज या कॉलम्स आर प्रोपोर्शनल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0, अर्थात यदि कोई 2 पंक्ति या स्तंभ समानुपाती हो तो सारणी का मान 0 हो जाता है। अब आइए एग्जाम्पल लेकर इसको देखते हैं। यदि कोई डिटर्मिनेंट दिया गया है
जैसे ए बी और यहाँ पे के ए और ये के बी। देख लीजिए, जैसे यहाँ पे कोई नंबर रहेगा और उस नंबर में किसी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई किया गया रहेगा। यहाँ पे जो नंबर रहेगा उसमें किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई किया गया रहेगा। जिस नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई किए हैं ऊपर वाले एलिमेंट्स में, उसी नॉन जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे ये दूसरे वाले एलिमेंट्स में ना। तो कहने का मतलब ये है, अब इसको सोल्व करके आइए देखते हैं क्या हो जाएगा। मल्टीप्लाई कीजिएगा आप ये a इंटू के बी, ए इंटू के बी माइनस बी इंटू के ए। सॉल्व कीजिए क्या हो रहा है, ये k इंटू ए बी माइनस के इंटू ए बी। इसको सजा लिए, दोनों कट जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। अब आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लिया कोई डिटर्मिनेंट दिया गया है आपको 3/3 का, जैसे कि 1 2, यहाँ पे 2 4 3 6 है ना, और यहाँ पे 0 1 0 दिया गया है। अब इस डिटर्मिनेंट का मुझे वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसमें आप क्या देख रहे हैं, 1 है तो 2 है, 2 है तो 4 है, 3 है तो 6 है ना। यानी 1 2 3 में ही यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड कॉलम बनाया गया है। तो अब देख लीजिए, अब इसको एक्सपेंड करते हैं कहीं एक जगह से। मान लिया इसको एक्सपेंड करते हैं हम R1 से, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। जैसे ही इसको R1 से एक्सपेंड करेंगे क्या हो जाएगा, 1 इंटू इस रो और इस कॉलम को मिटाएंगे, इसका रिजल्ट होगा 0 माइनस 6 माइनस 2 इंटू ये 2 जिस रो में है और जिस कॉलम में इसको मिटाएंगे, इसका रिजल्ट हो जाएगा 0 माइनस 3, फिर प्लस 0 इंटू ये 0 जिस रो में है और जिस कॉलम में, इसको मिटा देंगे 12 माइनस 12। अब इसको सोल्व कर दीजिए, कितना आएगा, ये 1 इंटू माइनस 6 माइनस 2 इंटू माइनस 3, ये तो पूरा 0 हो रहा है। ये आया -6 प्लस 6, सोल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 0। तो आप इतना न लिखिए, जैसे ही आप देखें कि इस डिटर्मिनेंट के पहला कॉलम और दूसरा कॉलम में कुछ संबंध है। क्या संबंध है, तो ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती है, प्रोपोर्शनल है। तो इसलिए सीधे आप लिख सकते थे डेल बराबर 0। क्यों, क्योंकि C1 और C2 क्या है, आइडेंटिकल। C1 और C2 जो है प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल। तो आप इसमें क्या सीखें कि यदि किसी डिटर्मिनेंट की कोई भी 2 रो अथवा 2 कॉलम का एलिमेंट्स प्रोपोर्शनल हो तो उस डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाता है। अब आइए प्रॉपर्टीज नंबर 5 हो गया। अब आइए प्रॉपर्टीज नंबर 6 पे बात करते हैं। इफ ऑल द एलिमेंट्स आर 0 इन पार्टिकुलर रोज या कॉलम्स देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0। अर्थात यदि किसी एक पंक्ति या स्तंभ का सभी सदस्य 0 हो तो सारणी का मान 0 हो जाता है। अब आइए इसको हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यदि कोई डिटर्मिनेंट है 0 0, यहाँ पे दिया गया है 1, यहाँ पे 5। अब आइए इसको एक्सपेंड करते हैं। जैसे ही इसको सोल्व कीजिएगा 0 इंटू 5 माइनस 0 इंटू 1, इसका रिजल्ट 0 और ये भी 0 हो गया। 0 माइनस 0, इसका रिजल्ट 0। तो आप इतना न लिखिए, सीधे इसको लिख सकते हैं कि इस डिटर्मिनेंट के पहले रो का सभी एलिमेंट्स 0 है, इसलिए इसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या होगा, 0। इतना बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आइए इस पे एक अगला एग्जाम्पल लेते हैं। यदि कोई डिटर्मिनेंट है 0 0 0 1 2 3 2 1 7 है, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना होगा, तो सीधे 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि इस डिटर्मिनेंट के पहले रो में जितना एलिमेंट्स है
सब का सब 0 है, इसलिए इस डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाएगा। या एक और एग्जांपल देखिए, से 1 2 7 2 1 5 0 0 0। अब इसको देखिए, इस डिटर्मिनेंट का मान क्या होगा, तो सीधे बोलिए 0 होगा। क्यों 0 होगा, तो इस डिटर्मिनेंट के थर्ड रो का सभी एलिमेंट्स शून्य है, इसलिए इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या सीखें कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के किसी एक रो अथवा किसी एक कॉलम का पूरा एलिमेंट 0 हो तो उस पूरे डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाता है। ये प्रॉपर्टीज नंबर 6 था। अब हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर 7 पढ़ेंगे। इफ each element of a row या column of a determinant is multiplied by a number non-zero number, then determinant obtained key times the original determinant। अर्थात यदि सारणी के पंक्ति अथवा स्तंभ में किसी अशून्य संख्या से गुणा कर दिया जाए तो सारणी का मान k गुणित हो जाता है। जैसा कोई डिटर्मिनेंट दिया गया है और उस डिटर्मिनेंट के किसी रो अथवा किसी कॉलम में किसी भी नॉन जीरो नंबर से गुणा कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट का मान के गुणित प्राप्त होता है। आइए इसको एग्जाम्पल से देखेंगे। जैसे कोई डिटर्मिनेंट है 1 2 3 और यहाँ पे 10 दिया गया है ना। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। 1 इंटू 10 माइनस 3 इंटू 2, 1 इंटू 10 माइनस 3 इंटू 2, ये 10 माइनस 6, इसका रिजल्ट है 4, यानी इस डिटर्मिनेंट का रिजल्ट कितना है 4। अब हम क्या करते हैं कि इस डिटर्मिनेंट के पहले रो में 2 से गुना कर देते हैं। R1 में क्या करते हैं 2 से गुना करते हैं। तो जैसे ही हम R1 में 2 से गुना करेंगे क्या रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। तो मान लिया नया वाला डिटर्मिनेंट del 1 है, 1 था तो ये 2 हो जाएगा, 2 था तो ये 4 हो जाएगा, बाकी जो रिजल्ट है ये जैसे का तैसे रह जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए। ये 2 इंटू 10 माइनस 3 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 माइनस 3 इंटू 4, 10 दूनी 20 माइनस 3 चौका 12। सोल्व करने पर यहाँ पे 8 आ रहा है del 1 का मान। हम लोग 8 को चाहें तो लिख सकते हैं 2 इंटू 4। क्या लिख सकते हैं 8 को 2 इंटू 4। किसका रिजल्ट है del 1 का। क्यों लिखे 2 इंटू 4, क्योंकि del 1 बराबर 2 इंटू और इस 4 की जगह पे हम आसानी से लिख सकते हैं डेल्टा। क्या लिख सकते हैं 4 की जगह पे डेल्टा। तो यहाँ पे एक रिजल्ट आया del 1 बराबर 2 इंटू डेल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के किसी रो में अथवा किसी कॉलम में किसी भी नॉन जीरो नंबर से गुना कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट का मान के गुणित प्राप्त होता है। जैसे इस डिटर्मिनेंट का मान 4 आया था और जैसे ही इसमें 2 से गुना किए पहले रो में, इसी डिटर्मिनेंट का मान सीधे यहाँ पे 8 आ गया है। 3 से गुना करते तो इसका 12 आता, 4 से गुना करते तो 16 आता, एंड सो ऑन। अब आइए नेक्स्ट अगले प्रॉपर्टीज में, प्रॉपर्टीज नंबर 8 पे हम आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है प्रॉपर्टीज नंबर 8। उससे पहले देखिए कि लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन k का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू k के पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अर्थात यदि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और n ऑर्डर का है तो ka का डिटर्मिनेंट बराबर k के पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। इसको हम और करके लिख सकते हैं ka का डिटर्मिनेंट बराबर k के पावर n का मतलब ये क्या है ऑर्डर है, n की जगह पे क्या है ऑर्डर है, इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये समझने के लिए हम लिखें। अब आइए इसको हम लोग एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। जैसे मान लिया कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है A इज इक्वल टू A1 B1 A2 B2। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि देन कि A का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू व्हाट।
इसमें के ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो सबसे पहला काम करेंगे कि इस मैट्रिक्स ए में दोनों तरफ हम के से गुना करेंगे और गुना करने के बाद हम लोग डिटर्मिनेंट वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो अब आइए, ए बराबर दिया है a1 b1 a2 b2, ए है ना, के से दोनों तरफ गुना करेंगे तो के से इधर भी गुना होगा और के से इधर भी गुना होगा। ये रिजल्ट हो जाएगा कि ए बराबर, ध्यान दीजिए जब के से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये तो मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करते हैं। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सीधे के a1 के b1 के a2 के b2, ठीक है। अब इस के ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो जैसे ही आप के ए का डिटर्मिनेंट निकालिएगा साइन अब बदल जाएगा, मैट्रिक्स का साइन हट के डिटर्मिनेंट का साइन लगेगा, हो जाएगा के a1 ये के b1, यहाँ पे के a2 और ये के b2। अब देखिए डिटर्मिनेंट के पहले रो में, डिटर्मिनेंट के पहले रो में हम लोग क्या देख रहे हैं, पहले रो में दोनों में के है, तो पहले रो से हम क्या करेंगे, के को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा a1, यहाँ पे होगा b1। अब दूसरे रो में भी देख रहे हैं हम, यहाँ पे इस दूसरे रो में भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी के कॉमन है, इसको हम लोग फिर से कॉमन ले लेंगे। तो जैसे कॉमन लीजिएगा तो ये आ जाएगा यहाँ पे a2 और ये हो जाएगा b2। किसका रिजल्ट आया है, तो के ए के डिटर्मिनेंट का है। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सीधे के ए का डिटर्मिनेंट बराबर के इंटू के का मतलब ये सीधे हो जाएगा के स्क्वायर, और इसका मतलब क्या है, इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो ये कितना हुआ के स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो आप देख भी लिए कि यदि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, सेकेंड ऑर्डर का है, तो के का डिटर्मिनेंट बराबर के स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ रहा है, रिजल्ट है ना। तो इस थ्योरम को यहाँ पे प्रूफ किया गया है। अब आइए इस पर एक 3x3 का हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसको देखिए। जैसे E बराबर कोई मैट्रिक्स है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 और c3, ये 3x3 ऑर्डर का है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड के का डिटर्मिनेंट, तो के का डिटर्मिनेंट पूछ रहा है, तो के ए बराबर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के a1 के b1 के c1 के a2 के b2 के c2 के a3 के b3 के c3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अब मैट्रिक्स के साइन को हटाकर अब हम लोग डिटर्मिनेंट का साइन रखेंगे। तो के ए का डिटर्मिनेंट बराबर हो जाएगा के a1 के b1 के c1 के a2 के b2 के c2 के a3 के b3 और के c3, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे, तो इस डिटर्मिनेंट के पहले रो से हम लोग के को कॉमन ले लेंगे। तो जैसे आप के को कॉमन लीजिएगा, यहाँ पे बच जाएगा a1 b1 c1। अब दूसरे रो से भी हम फिर से के को कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा a2 b2 c2। तीसरे रो से भी हम फिर से के को कॉमन लेंगे, क्या हो जाएगा a3 b3 c3। किसका रिजल्ट आया, तो के का डिटर्मिनेंट का रिजल्ट आया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं के ए का डिटर्मिनेंट बराबर के इंटू के का मतलब के पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यही रिजल्ट हम लोग को प्रूफ करना था इस थ्योरम के माध्यम से। चलिए, तो आप बात समझ गए होंगे कि यदि 2/2 का डिटर्मिनेंट है, के का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो क्या करेंगे, के पावर 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। 3/3 का कोई मैट्रिक्स है
और k का डिटर्मिनेंट निकालना है तो k के पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, आप डायरेक्ट लिखेंगे, इतना प्रोसेस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि 4/4 का कोई मैट्रिक्स है और k का डिटर्मिनेंट निकालना है तो k के पावर 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखेंगे। यदि 5/5 का कोई मैट्रिक्स है, k का डिटर्मिनेंट निकालना है तो k के पावर 5 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। चलिए, वी कैन टेक out any common from any one row या any one column of a given determinant, यानी कि यदि कोई डिटर्मिनेंट दिया गया है तो उस डिटर्मिनेंट के किसी रो अथवा किसी कॉलम से जो कॉमन एलिमेंट है उसको हम कॉमन ले सकते हैं। अब देखिए, तो ये डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट में जब हम लोग को कॉमन लेना होता है तो डिटर्मिनेंट के किसी एक रो अथवा किसी एक कॉलम के एलिमेंट से कॉमन लिया जाता है। जबकि मैट्रिक्स रहता है तो मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट से कॉमन लिया जाता है। उसी बात को यहाँ पे पढ़ना है हम लोग को। जैसे पहले रो से हम क्या करते हैं, के को कॉमन लेते हैं। पहले रो से किसको कॉमन ले रहे हैं, के को, तो यहाँ पे हो जाएगा A1 B1 C1। दूसरे रो में भी सब में के है, दूसरे रो से हम के को कॉमन ले रहे हैं तो हो जाएगा यहाँ पे A2 B2 और ये C2। तीसरे रो में सब में के है, इससे भी के को कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा ये A3 B3 और ये C3। आप क्या सीखें कि यदि कोई डिटर्मिनेंट दिया गया है तो उस डिटर्मिनेंट के पहले रो में जो एलिमेंट कॉमन है उसको कॉमन किए, फिर दूसरे में जो कॉमन था उसको कॉमन किए, तीसरे में जो कॉमन था उसको कॉमन किए। मतलब किसी एक रो अथवा किसी एक कॉलम से आप कॉमन लेंगे, उसमें जो कॉमन एलिमेंट होगा उससे कॉमन लेंगे, है ना। लेकिन यदि कोई मैट्रिक्स रहता है, मान लिया कोई मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है के A1 के B1 के C1 के A2 के B2 के C2 के A3 के B3 के C3, ठीक है। तो मैट्रिक्स से जब कॉमन लेना होता है तो मैट्रिक्स के पूरे एलिमेंट से कॉमन लेते हैं ना, पूरे मैट्रिक्स से कॉमन लेते हैं। सीधे हो जाएगा के इंटू ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। आप तो फर्क देख ही लिए होंगे कि मैट्रिक्स से जब कॉमन लेते हैं तो मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट से कॉमन लेते हैं, जबकि डिटर्मिनेंट से कॉमन लेते हैं तो डिटर्मिनेंट के किसी एक रो अथवा किसी एक कॉलम के एलिमेंट से कॉमन लेते हैं। तो इसी पे आपको एक प्रॉपर्टीज हम बताए थे, पिछले वाला जो प्रॉपर्टीज था कि के का डिटर्मिनेंट बराबर के के पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, उसी से ये मिलता जुलता प्रॉपर्टीज है ना। तो आइए इस पर एक एग्जाम्पल देते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि आप के ए का डिटर्मिनेंट निकालिए, तो देख लीजिए के ए का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा। तो के ए का डिटर्मिनेंट निकालिएगा तो इधर भी डिटर्मिनेंट का साइन लगेगा, के A1 के B1 के A2 और ये सीधे के B2। तो आप इसको सोल्व कीजिएगा ना, तो सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, के ए का डिटर्मिनेंट बराबर पहले रो से भी के कॉमन होगा और दूसरे रो से भी के कॉमन होगा, तो हो जाएगा A1 B1 A2 B2। और यहाँ पे रिजल्ट आया कि ए का डिटर्मिनेंट बराबर के स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यदि 3/3 का रहता, के का डिटर्मिनेंट निकालना होता तो क्या होता, के के पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाता है। एनसीईआरटी बुक में इस पर एक क्वेश्चन दिया है 3/3 का, ठीक है। जैसे A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 3/3 का कोई मैट्रिक्स है और क्वेश्चन में कह रहा है कि के ए का डिटर्मिनेंट निकालिए। एनसीईआरटी बुक में ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो इसको बनाना है तो इसको तो हम डायरेक्ट बना देंगे, फॉर्मूला तो आपको पता है ना, कि ए का डिटर्मिनेंट बराबर के पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाता है। तो सीधे लिखिएगा कि ए का डिटर्मिनेंट बराबर के पावर n की जगह पे कितना रखिएगा 3, तो के पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, आंसर हो गया। अब आइए नेक्स्ट अगले प्रॉपर्टीज बातें हैं, प्रॉपर्टीज नंबर 9 पे बातें हैं। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन
ए के पावर n का डिटर्मिनांट इज इक्वल टू डिटर्मिनांट ऑफ ए के पावर n। अर्थात यदि एक वर्ग अवयव हो तो ए के पावर n का डिटर्मिनांट वैल्यू और डिटर्मिनांट ऑफ ए का पावर n ये दोनों आपस में बराबर होता है। अब आइए हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको देखेंगे। जैसे A बराबर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, जैसा कि 1 2 3 और यहाँ पे 0 ले लेते हैं, छोटा रहेगा तो ठीक रहेगा। A बराबर 1 2 3 0 है। अब आइए हम इसका A स्क्वायर निकालते हैं। क्या हो जाएगा? A इंटू A तो हो जाएगा 1 2 3 0 और यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 0। अब आइए इसका प्रोडक्ट निकालते हैं। क्या हो जाएगा? 1 इंटू 1 1 और 2 इंटू 3 मिलके 6, यानी 1 प्लस 6 यानी सीधे हो जाएगा 7। फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम में 1 इंटू 2 यानी 2 और 2 इंटू 0 यानी 0, यानी 2 प्लस 0 2 हो जाएगा। सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम में 3 इंटू 1 यानी 3 और 0 इंटू 3 का मतलब 0, यानी 3 प्लस 0 यानी इसका रिजल्ट 3। अब सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। 3 इंटू 2 6, 0 इंटू 0 0, यानी 6 प्लस 0 6। ये जो रिजल्ट आया सो ए स्क्वायर का आया। अब हम क्या करते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं। 7 2 3 6 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 7 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 2, ये 7 छक 42 माइनस 2 इंटू 3 यानी 6। जब घटाइएगा तो 42 में से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 36 आएगा, है ना। तो ये जो रिजल्ट आया सो ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट वैल्यू है। किसका रिजल्ट आया? ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट वैल्यू। अब हम क्या करते हैं कि पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। पहले का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। क्या हो जाएगा? 1 2 3 0 सोल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 1 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 2, ठीक है। 1 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 2 तो हो जाएगा ये 0 और माइनस 6 सोल्व करने पर माइनस 6। ये किसका रिजल्ट आया? डिटर्मिनेंट ऑफ ए का। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का हम स्क्वायर करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर बराबर माइनस 6 का स्क्वायर बराबर ये 36। तो आप देख रहे हैं कि ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट वैल्यू और ए के डिटर्मिनेंट का स्क्वायर ये दोनों ही आपस में बराबर है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं हेंस ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट वैल्यू और ए के डिटर्मिनेंट का स्क्वायर ये दोनों आपस में बराबर है। इस थ्योरम को प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया, है ना। इस टाइप का कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं तो इस पे सेट कर जाएगा, थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। अब आइए प्रॉपर्टीज नंबर हम लोग 9 अभी पढ़े, अब पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज नंबर 10। इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अर्थात यदि ए और बी समान कोटि के कोई दो अवयव हो तो ए बी का डिटर्मिनेंट बराबर ए का डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट होता है। अब आइए इसको हम लोग एग्जाम्पल से प्रूफ करते हैं। जैसे ए बराबर कोई मैट्रिक्स है 1 2 0 और यहाँ पे 3 है, और बी बराबर कोई मैट्रिक्स है 2 5 1 और 3 दिया गया है। अब इसको सोल्व करके देखिए। सबसे पहले हम लोग LHS वाले रिजल्ट को निकालेंगे। पहले ए बी का डिटर्मिनेंट कह रहा है निकालने के लिए, तो ए बी का डिटर्मिनेंट कब निकलेगा? सबसे पहले ए बी निकालिएगा और उसके बाद डिटर्मिनेंट निकलेगा, है ना। अब आइए ए बी निकालने के लिए पहले मैट्रिक्स ए को लिखेंगे, फिर मैट्रिक्स बी को लिखेंगे। अब इसका प्रोडक्ट निकालेंगे 1 2 0 3 2 5 1 3। अब आइए इसका प्रोडक्ट निकालते हैं। क्या हो जाएगा? ए बी निकालना है ना, प्रोडक्ट तो आप लोग पढ़े ही होंगे मैट्रिक्स का। ये 2 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 1 2, यानी 2 दूनी 4,
ये पहले रो से दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5 + 6 ये हो जाएगा 11। दूसरे रो से पहले कॉलम में ये 0 + 3 यानी 3, दूसरे रो से दूसरे कॉलम में 0 + 9 यानी 9। ये जो रिजल्ट रहा सो ए बी का रहा। अब हमको ए बी का डिटर्मिनेंट चाहिए। देख लीजिए, साइन बदल लीजिए, मैट्रिक्स का साइन हटा दीजिए, 4, 11, 3 और 9 सोल्व कीजिए। यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, तो हो जाएगा 4 × 9 - 3 × 11। ठीक है, 4 × 9 - 3 × 11, ये 36 - 33 सोल्व करने पर ए बी का डिटर्मिनेंट कितना आया, 3 के बराबर आया। तो जब हम LHS वाले को सोल्व कर लिए तब हम किसको सोल्व करेंगे, RHS को। अब देखिए RHS में क्या कह रहा है, तो RHS में कह रहा है कि E का डिटर्मिनेंट इंटू B का डिटर्मिनेंट। अब देखिए, तो पहले लिखेंगे E के डिटर्मिनेंट को और उसके बाद लिखेंगे B के डिटर्मिनेंट को। तो E का डिटर्मिनेंट यहाँ से सेट होगा 1, 2, 0, 3, इसको यहाँ पे लिख दिए। फिर B का डिटर्मिनेंट चाहिए तो इसको लिखना होगा 2, 5, 1 और 3। सोल्व कीजिए इसको, 1 × 3 यानी 3 माइनस 0 × 2 यानी 0 इंटू 2 × 3 का मतलब ये हो जाएगा 6 माइनस 1 × 5 मतलब 5, ये 3 इंटू ये कितना हो रहा है, 6 में से 5 जाएगा तो 1 आ जाएगा, 3 × 1 यानी इसका रिजल्ट 3 है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ए बी का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू निकला है वो 3 आया और ए का डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आया वो 3 आया। यानी LHS का जो रिजल्ट आया है, LHS का और RHS का जो रिजल्ट आया दोनों ही आपस में बराबर है। लास्ट में नीचे लिख देंगे हेंस LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। तो इसमें आप क्या पढ़ें कि यदि कोई दो स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है तो दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट वैल्यू और दोनों मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट ये दोनों ही आपस में बराबर होता है। इसी को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं ए बी का डिटर्मिनेंट बराबर ए का डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट। ये प्रॉपर्टीज नंबर 10 था। अब आइए प्रॉपर्टीज नंबर 11 में मिलते हैं। इफ ईच एलिमेंट of a row or column of a determinant is expressed as a sum of 2 or more terms, then the determinant can be expressed as the sum of 2 or more determinants। अर्थात यदि किसी सारणी के पंक्ति अथवा स्तंभ में 2 या 2 से अधिक पद योग के रूप में हो तो सारणी को 2 या 2 से अधिक सारणी के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यदि कोई डिटर्मिनेंट दिया गया है, उस डिटर्मिनेंट के किसी रो अथवा कॉलम में 2 या 2 से अधिक पद है तो उस डिटर्मिनेंट को 2 या 2 से अधिक डिटर्मिनेंट के योग के रूप में हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। आइए इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। यदि कोई डिटर्मिनेंट दिया गया है जैसा कि a1 + λ1 और यहाँ पे a2 दिया गया है, यहाँ पे यहाँ पे b1 + λ2 और यहाँ पे b2 दिया गया है, माने इस टाइप का डिटर्मिनेंट है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं, देख लीजिए a1 a2 b1 b2, उसके बाद λ1 a2 λ2 b2 और इसको सोल्व कीजिए और इसको सोल्व कीजिए, दोनों को सोल्व कीजिएगा, रिजल्ट आपस में बराबर ही आएगा। अब जैसे मान लिया कि क्विज पर 3/3 का डिटर्मिनेंट दिया गया इस टाइप का, तो हम उसको कैसे लिखेंगे सो देखिए। जैसे मान लिया कोई डिटर्मिनेंट है 3/3 का a1 + λ1, यहाँ पे दिया गया है b1 c1
A2 प्लस लेमडा 2, ये B2 C2, A3 प्लस लेमडा 3, ये B3 और ये C3 है। तो इसको हम लिख सकते हैं, याद रखिएगा, दो गो डिटर्मिनेंट के योग के रूप में। पहले वाले टर्म से एक गो डिटर्मिनेंट बनेगा और दूसरे वाले टर्म से एक गो डिटर्मिनेंट बनेगा। देखिए A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, ये पहले वाले टर्म का यूज करके बनाए हैं अभी पे। अब इसमें दूसरे वाले टर्म को यूज करके बनाएंगे, लेमडा वाले को यूज करेंगे। लेमडा 1 तब B1 C1, ये लेमडा 2 B2 C2, लेमडा 3 B3 और C3। सोल्व कीजिएगा इस डिटर्मिनेंट को और इस डिटर्मिनेंट को, तो दोनों का रिजल्ट आपस में बराबर रहेगा। आइए एक न्यूमेरिकली एग्जांपल लेते हैं, जैसा कि 1 + 2 और यहाँ पे मान लिया 5 है, यहाँ पे 2 + 3 है और मान लिया यहाँ पे 7 दिया गया है। तो इस डिटर्मिनेंट को हम क्या लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं ना 1 5 2 7 प्लस दूसरे वाले से लिखेंगे 2 5 3 और ये 7। इसी डिटर्मिनेंट को हम ब्रेक कर दिए, पहले वाले टर्म को यूज किए तो एक डिटर्मिनेंट, अब दूसरे वाले टर्म को यूज किए तो एक डिटर्मिनेंट। आइए चेक कर लेते हैं इसको। तब जैसे 2 और 1 मिलके 3 हो जाएगा, ये 5 है, ये भी 5 है और यहाँ पे कितना है 7 है। सॉल्व कीजिए तो 3 × 7 माइनस 5 × 5, 3 × 7 माइनस 5 × 5, तो 21 माइनस 25 बराबर -4। इसको भी सोल्व करके देख लीजिए RHS वाले को क्या आ रहा है। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा 1 × 7 माइनस 2 × 5, 1 × 7 माइनस 2 × 5 प्लस 2 × 7 माइनस 3 × 5। देखते चलिए क्या रिजल्ट आ रहा है। ये हो जाएगा सीधे 7 माइनस 10 प्लस ये 14 माइनस 15, 7 माइनस 10 प्लस 14 माइनस 15, ये कितना हो जाएगा? तो इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ये 21 माइनस 15 और माइनस 10 मिलके -25। सोल्व करने पर -4 आ रहा है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि LHS का जो रिजल्ट आया और RHS का जो रिजल्ट आया दोनों ही आपस में बराबर आया। तो इस प्रॉपर्टीज में क्या सीखें कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के रो अथवा कॉलम में 2 या 2 से अधिक पद योग के रूप में हो तो उस डिटर्मिनेंट को 2 या 2 से अधिक डिटर्मिनेंट के योग के रूप में हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज नंबर आपका 11 था। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज नंबर 12। इफ Ri implies Ri plus minus Rj and Ci implies Ci plus minus Cj, then value of determinant will not be changed। अर्थात यदि Ri में Ri प्लस Rj या Ri माइनस Rj कर दिया जाए, यही काम यदि हम कॉलम वाइज भी करते हैं, Ci इम्प्लाइज Ci प्लस Cj या Ci माइनस Cj कर दिया जाए तो सारणी का मान नहीं बदलता है। अर्थात यदि कोई डिटर्मिनेंट दिया गया है, उस डिटर्मिनेंट के किसी 2 रो को अथवा 2 कॉलम के एलिमेंट्स को परस्पर आपस में जोड़ दिया जाए या घटा भी दिया जाए तो भी डिटर्मिनेंट का मान नहीं बदलता है। देखिए कितना शानदार है, इसको एग्जाम्पल से देखेंगे। जैसे कोई डिटर्मिनेंट दिया गया है, जैसा कि 1 2 3 4 ही ले लेते हैं, सबसे आसान है। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं, क्या हो जाएगा 1 × 4 माइनस 3 × 2, 1 × 4 माइनस 3 × 2 कितना हो जाएगा 4 माइनस 6 बराबर -2। इस डिटर्मिनेंट का रिजल्ट है -2। अब हम क्या करते हैं, R1 इम्प्लाइज R1 प्लस R2। अब देखिए क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट में चेंजिंग हो जाएगा,
ये 1 + 3 4 हो जाएगा, ये 2 + 4 ये 6 हो जाएगा। बाकी सेकेंड रो में कोई चेंजिंग नहीं होगा, चेंजिंग उसी में होगा जिसमें हम काम कर रहे हैं। R1 इंप्लाइज का मतलब काम R1 में हो रहा है, R1 बदल रहा है ना। अब ये 3 और 4 जैसे का तैसे रह गया। सॉल्व कर लीजिए। 4 × 4 - 3 × 6 कितना हो जाएगा, ये 16 - 18। सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट कितना आया, -2। तो यहाँ पे भी -2 ही आया था। देखिए आप जोड़ेंगे तो भी रिजल्ट इतना ही आएगा, घटा भी देते हैं किसी दो रो को आपस में तो भी उसका रिजल्ट इतना ही आता है। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे काम कर रहे हैं R1 में, R1 में से क्या करते हैं, R2 को घटा देते हैं। अब देखिए ये डेल है, ये डेल 1 है, इसको अब डेल 2 मान लेंगे। तो घटाइएगा तो 1 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, -2, और 2 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे भी -2 ही आएगा। देख लीजिए ये 3 और 4 जैसे का तैसे। 1 में से 3 जाएगा तो -2, 2 में से 4 जाएगा तो -2, बाकी जैसे का तैसे। सॉल्व कीजिए इसको भी वही रिजल्ट आएगा, -2 × 4 -3 × -2, -8 + 6 सॉल्व करेंगे तो -2। ये किसका रिजल्ट आया, डेल 2 का आया। तो आप इसमें क्या देख रहे हैं कि किसी दो रो अथवा दो कॉलम के एलिमेंट्स को आपस में जोड़ भी दिया जाए, घटा भी दिया जाए तो भी डिटर्मिनेंट का मान नहीं बदलता है। लास्ट में हम लिख देंगे हेंस डेल बराबर डेल 1 बराबर डेल 2, और यही हमको प्रूव करना था। अब आइए, ये प्रॉपर्टीज नंबर 12 था, अब हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर 13 पे आएंगे। इफ Ri implies Ri + KRJ या Ci implies Ci + KCJ, then the value of determinant will not be changed। अर्थात यदि Ri implies Ri + KRJ कर दिया जाए या Ci implies Ci ± KCJ कर दिया जाए तो सारणी का मान नहीं बदलता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के किसी रो में किसी नॉन जीरो नंबर से गुना कर दिया जाए और किसी दूसरे रो में जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए तो भी डिटर्मिनेंट का मान नहीं बदलता है। पिछले वीडियोज में आप पढ़े हैं कि डिटर्मिनेंट के किसी दो रो अथवा दो कॉलम के एलिमेंट्स को आपस में जोड़ा जा सकता है या घटाया जा सकता है, और इसमें आप पढ़ रहे हैं कि डिटर्मिनेंट के किसी रो में किसी नॉन जीरो नंबर से गुना करके किसी दूसरे रो में जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 1, 2, 3 और 4 लेते हैं, है ना। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 1 × 4 - 3 × 2, 1 × 4 - 3 × 2, 4 - 6 इसका रिजल्ट है -2, ये डिटर्मिनेंट का रिजल्ट है। अब नाउ R1 implies R1 + 2 × R2 कर दे रहे हैं। काम कर रहे हैं R1 में और R1 में R2 को 2 से गुना करके जोड़ रहे हैं, और नया वाला जो डिटर्मिनेंट मिला इसको हम डेल 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए R2 में कोई चेंजिंग नहीं होगा, जैसे का तैसे रह गया। R1 बदल रहा है, R1 प्लस यानी 1 + 2 से गुना किए हैं कहाँ, R2 में, तो 2 × 3, ये 2 + 2 × 4। अब आइए देखिए क्या रिजल्ट मिला आपको, 2 × 3 6, 6 और 1 मिलके 7 हो जाएगा, 2 4 2 जा 8, 8 और 2 मिलके 10, 3 और ये 4 है ना। सबको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 28 - 30, सॉल्व करने पर -2। ये जो रिजल्ट आया सो डेल 1 का रिजल्ट है। अब हम क्या करते हैं कि जैसे अभी गुना करके जोड़े हैं, अब गुना करके घटा देंगे। मान लिया काम किए R1 में, और R1 में से R2 को
3 से मल्टीप्लाई करके घटा देते हैं। अब देखिए जो नया वाला डिटर्मिनांट मिल रहा है उसका नाम हम del 2 दे देते हैं। क्या हो जाएगा del 2 बराबर, तो R1 तो फिक्स नहीं, R2 तो फिक्स नहीं बदलेगा, ये 3 और 4 जहां था वही रह जाएगा जैसे का तैसे। R1 माइनस 3 इंटू R2 देख लीजिए, 1 माइनस 3 इंटू 3, 1 माइनस 3 इंटू 3, ये हो जाएगा 2 माइनस 3 इंटू 4। अब देखिए आगे बढ़ाइए इसको, क्या रिजल्ट आ रहा है, तो हो जाएगा 1 माइनस 9 का मतलब हो जाएगा -8, एक में से 9 जाएगा तो -8, 2 माइनस 12 तो -10, ये 3 और 4। अब आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, ये 8 चौका 32 माइनस माइनस प्लस 10 तिहाई 30, सॉल्व कीजिएगा, इसका भी रिजल्ट है -2। तो आप देख रहे होंगे कि del 2 का भी रिजल्ट -2, del 1 का भी रिजल्ट -2, del का भी रिजल्ट -2, अर्थात किसी डिटर्मिनांट के किसी रो में किसी नॉन जीरो नंबर से गुना करके किसी दूसरी जगह जोड़ दिया जाए या घटा भी दिया जाए तो भी डिटर्मिनांट का मान नहीं बदलता है। लास्ट में हम लोग लिख देंगे हैंस, जगह नहीं तो यहीं पे लिख देते हैं, हैंस del बराबर del 1 बराबर del 2, है ना। अब आइए, ये प्रॉपर्टीज नंबर 13 है। अब आते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 14 पे। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज 1, अर्थात इकाई अवयव के सारणी का मान हमेशा 1 होता है। यदि आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे तो उसका ऑलवेज वैल्यू 1 आता है। आइए इसको और करके हम लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ IN इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला के तौर पे आप याद रखिएगा। अब आइए एक सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स मानते हैं, जैसे A बराबर 1 0 0 1, ये सेकेंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू हम निकालते हैं। तो I2 का डिटर्मिनेंट बराबर 1 0 0 1। अब इसको सोल्व भी करते हैं आप तो हो जाएगा 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 0, यानी इसका रिजल्ट कितना है, 1 है। तो I2 का डिटर्मिनेंट वैल्यू 1, I2 का मतलब सेकेंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यदि I3 लिखा हुआ है इसका मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1, है ना। इसका भी यदि आप डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं तो I3 का डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना आएगा, सीधे आ जाएगा 1, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1, है ना। इस टाइप से और भी बहुत सारा हम एग्जांपल लेंगे। यदि I4 का डिटर्मिनेंट वैल्यू आपसे पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा 1। किसी भी ऑर्डर का आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया गया हो तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑलवेज 1 होता है। ये प्रॉपर्टीज नंबर आपको 14 था। अब आते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 15 पे। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ जीरो मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0, अर्थात शून्य अवयव के सारणी का मान हमेशा शून्य ही होता है। इसी को हम शॉर्ट में लिखेंगे कि यदि कोई जीरो मैट्रिक्स या शून्य अवयव, यदि कोई शून्य अवयव का आप डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते तो इसका वैल्यू कितना आएगा, शून्य के ही बराबर आएगा। आइए एक सेकेंड ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स मानते हैं, जैसे 0 0 0 0। अब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालिए तो क्या हो जाएगा 0 0 0 0। सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 0, इसका रिजल्ट कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि शून्य अवयव का डिटर्मिनेंट वैल्यू शून्य ही हो रहा है। 4x4 ऑर्डर का हो, माने किसी भी ऑर्डर का हो, तो शून्य मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट वैल्यू हमेशा शून्य होते हैं।